Why don't you understand? Why don't you understand, Doctor? That pain is my destiny and I can't avoid it. माई पेन इज माई डेस्टिनी एंड आई कांट अवॉइड इट। मतलब मेरा दर्द मेरी तकदीर है और मैं इसे टाल नहीं सकता। दोस्तों, ये वही किरदार है जो कुछ साल पहले कहता था, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। इतना खुददार, इतना गुस्सैल और इतना इनकलाबी कि शुरुआती दौर में दर्शकों के लिए यह तय करना मुश्किल था कि ये हीरो है या विलन। लेकिन पर्दे पर जब इसका जादू चल निकला तो दर्शक क्या, बड़े बड़े फिल्म मेकर भी ऐसे किरदार गढ़ने लगे और 40-50 साल बाद ऐसी फिल्में भी आईं जिन्होंने इसी इमेज से कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो इसलिए अहम नहीं है कि उसने अपने दौर में कितनी कमाई की, बल्कि इसलिए कि उसने एंग्री यंग मैन को काल्पनिक प्लॉट से निकालकर सच्ची घटना से जोड़ना शुरू किया, जो आगे चलकर एक ट्रेंड बन गया और ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक बन गई। कोयले की कान एक अजगर है सेठ साहब, जो रोज अनगिनत मजदूरों को निगलता है। तब यश चोपड़ा और सलीम जावेद ने भी नहीं सोचा होगा कि जो काला पत्थर दीवार जितनी सफल न हो पाई, उसने केजीएफ जैसी मल्टी बैगर फिल्म को जन्म दिया। Violence likes me. I can't avoid. काला पत्थर के कई रोचक तथ्यों से आपको वाकिफ कराएंगे दोस्तों, लेकिन पहले ये जान लें कि हाल ही में उग्रम, सालार और केजीएफ जैसी ब्लॉकबस्टर और रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने वाली फिल्मों के निर्देशक प्रशांत नील ने यह कहकर सबको चौंका दिया था कि उनकी फिल्मों के किरदार एंग्री यंग मैन से ही प्रेरित और प्रभावित हैं। दोस्तों, प्रशांत नील की जिन फिल्मों केजीएफ 1 और केजीएफ 2 ने कुल 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था, उनमें केजीएफ का मतलब है कोलार गोल्ड माइंस। यह साउथ कर्नाटका में भारत की सबसे बड़ी सोने की खान है, जिस पर लिखी गई एक प्रतिबंधित किताब एल डोरेडो पर यह फिल्म आधारित बताई जाती है। लेकिन खुद निर्माता मान चुके हैं कि केजीएफ की पहली और सबसे बड़ी प्रेरणा 1979 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म काला पत्थर से मिली थी, और इसका नायक भी अमिताभ बच्चन के ही एंटी हीरो कैरेक्टर को फॉलो करता है। दोनों ही फिल्में खदान मजदूरों की जिंदगी, शोषण और सिस्टम से लड़ती दिखाई देती हैं, लेकिन हम जिस काला पत्थर की बात कर रहे हैं वो सोने की नहीं, कोयले की खान और एक सच्ची घटना पर आधारित। तमाम सुरंगों के वर्कर्स की जान खतरे में। सेठ धनराजपुरी की माइन में काम करने वाला हर मजदूर अपनी तनख्वाह पाते ही सबसे पहले अपना कफन खरीद लेता है। दोस्तों, साल 1977-78 में जब अमिताभ बच्चन के सितारे बुलंद हो चले थे, तब दीवार और त्रिशूल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाने वाले यश चोपड़ा को ख्याल आया कि क्यों ना अमिताभ को लेकर ऐसी ही एक और फिल्म बनाई जाए। उन्होंने दीवार और त्रिशूल के स्क्रिप्ट राइटर सलीम जावेद को संपर्क किया और तब योजना बनी कि 1975 में धनबाद के पास हुए चास नाला कोयला खदान हादसे पर फिल्म बनाई जाए। कोयले की खान में पानी भर जाने से हुए इस हादसे में वैसे तो ऑन रिकॉर्ड 375 खदान मजदूर मारे गए थे, लेकिन हेलमेट्स की बरामदगी के आधार पर भी यह संख्या करीब 700 बताई जाती है। खैर, ये फिल्म इस घटना पर आधारित जरूर थी, लेकिन मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत मिर्च मसाला भी मिलाया गया। विजय पाल सिंह के लीड रोल में अमिताभ बच्चन का नाम पहले से तय था। दीवार और त्रिशूल के उनके को स्टार शशि कपूर को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता था, तो वह कोल माइन इंजीनियर रवि मल्होत्रा बने। असली पेंच शत्रुघ्न सिन्हा द्वारा निभाए गए मंगल सिंह की कास्टिंग को लेकर था। उन दिनों अमिताभ और शत्रुघ्न सिन्हा में 36 का आंकड़ा था। यहां तक कि फिल्म के सेट पर भी दोनों की बातचीत नहीं होती थी। ऐसे में यश चोपड़ा उन्हें फिल्म में नहीं लेना चाहते थे, लेकिन सलीम जावेद इस बात पर अड़े थे कि कैरेक्टर में शत्रुघ्न ही सबसे ज्यादा फिट होंगे, और इस फिटिंग में अमिताभ के साथ उनके खराब रिश्तों को भी ध्यान में रखा गया था। शत्रुघ्न को यह कहकर तो मना लिया गया कि उनका रोल बहुत दमदार है, लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी उन्हें लगने लगा कि पूरी फिल्म में अमिताभ भारी हैं। इस फाइट सीन के दौरान ही असली पेंच फंसा। दोनों के बीच बराबरी की मारपीट थी, लेकिन आखिरी कुछ शॉट शत्रुघ्न पर भारी पड़ने थे और वह बिदक गए। 5 घंटे तक शूटिंग बंद रही
उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट में तो मेरा रोल बराबरी का दिखाया गया था, मैं यहाँ अमिताभ से पिट पिटा कर निकल लेने के लिए नहीं आया हूँ। बाद में कुछ चेंजेस हुए, शशि कपूर को बीच में लाया गया जो लड़ाई बराबरी पर रोक देते हैं। शत्रुघ्न को खुश रखने के लिए उन्हें कुछ खास सीन और दमदार डायलॉग दे दिए जाते हैं, लेकिन फिल्म में अमिताभ बच्चन का एनर्जी लेवल देखने लायक था। हर सीन, हर डायलॉग और हर शॉट में वो इतने मैच्योर, इतने डेडिकेटेड और इतने किरदार में डूबे हुए थे कि कई क्रिटिक्स मानते हैं कि अगर कहानी को ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाने की कोशिश नहीं की गई होती तो सिर्फ अमिताभ की एक्टिंग के दम पर भी यह फिल्म दीवार की बराबरी कर सकती थी। It is my destiny and I can't avoid it. चोपड़ा शोले पर हॉलीवुड की छाप देख चुके थे और वह इस फिल्म को उसी तरह के इफेक्ट्स देना चाहते थे। खदान के भीतर पानी भर जाने वाले क्लाइमेक्स सीन को फिल्माने के लिए हॉलीवुड से टेक्नीशियंस बुलाए गए थे। यही वो सीन था जिसमें उस त्रासदी को उभारना था जिसमें सैकड़ों मजदूरों की जान चली गई थी। अगर आपने टाइटैनिक देखी हो और जहाज डूबने के बाद नीचे के केबिन्स में पानी भरते जाने वाला दृश्य देखा हो तो दोस्तों कुछ वैसा ही इफेक्ट टाइटैनिक से भी पहले इस फिल्म में पैदा करने की कोशिश की गई थी। इस दौरान शशि कपूर फिसलकर घायल भी हुए थे और इसे शूट करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। खदान का बाहरी सीन तो चोपड़ा धनबाद, झरिया जैसे असली कोल माइंस के पास फिल्माना चाहते थे, लेकिन बाद में इसे पुणे के पास फिल्माया गया। लेकिन भीतर वाला सीन लोनेवाला में नवनिर्मित फिल्म सिटी में एक खास सेट बनाकर फिल्माया गया था। अमिताभ के किरदार पर हॉलीवुड फिल्म, खासकर जोसेफ कॉनरैड की किताब लॉर्ड जिम की छाप दिखती है। इसके अलावा फिल्मों में आने से पहले अमिताभ कोलकाता में जिस कंपनी में काम करते थे उसने उन्हें कोल माइंस का दौरा कराया था, जिससे वो मजदूरों के कैरेक्टर और उनकी कई समस्याओं से वाकिफ थे। उनका रोल एक ऐसे खदान मजदूर का था जो पहले मर्चेंट नेवी में कैप्टन हुआ करता था। इस तरह दो किरदारों को एक चेहरे पर लाने का काम अमिताभ ने बखूबी किया था। फिल्म को शत्रुघ्न के साथ उनके कोल्ड वार का फायदा मिला हो या नहीं, लेकिन अब कई प्रोड्यूसर्स ने दोनों को साथ लाने की कवायद शुरू कर दी। फिल्म में राखी, नीतू सिंह और परवीन बावी का किरदार टिपिकल ही था और विलेन के तौर पर प्रेम चोपड़ा भी सटीक थे। 1.25 करोड़ की लागत वाली फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 3.5 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 6 करोड़ की कमाई की थी। लेकिन उस दौर में यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन की फिल्म आए और लागत से 5-6 गुना न कमाए तो इसे हिट या सुपरहिट कौन कहेगा। इसलिए बॉक्स ऑफिस पर यह सेमी हिट घोषित हुई। साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर थी। कहा यह भी जाता है कि इसका मुकाबला अगर अमिताभ की ही सुहाग और मिस्टर नटवरलाल से न हुआ होता तो ये फिल्म इस पर कुछ और कमाई करती। हालांकि बाद में कैसेट्स के जरिए यह खूब देखी गई और आज इसकी गिनती बॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्मों में होती है। एक रास्ता है जिंदगी जो तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। मुकाम पे जो जम गए तो कुछ नहीं।